Hello everyone. Today's topic is stereoisomerism in molecules without chiral center. तो आज हम पढ़ेंगे स्टीरियोआइसोमेरिज्म उन मॉलिक्यूल्स में जिनमें कायरल सेंटर नहीं होता है, बिना कायरल सेंटर होते हुए भी वो किरैल हैं। उसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, एक एक्सियल कायरलिटी, एक प्लेनर कायरलिटी और एक हेलिसिटी। तो एक्सियल और प्लेनर कायरलिटी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कायरलिटी के, जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सियल कायरलिटी की, जिसमें एलीन्स पढ़ेंगे हम, हेमीस्पाइरेन्स, स्पाइरेन्स और बाइफेनल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लेनर कायरलिटी, जिसमें एंसा कंपाउंड, साइक्लोफेन्स और ट्रांससाइक्लोहेक्टेन एंड हेलिसिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल कायरलिटी। एक्सियल कायरलिटी की बात करें, सबसे पहले आपको मालूम है कि स्टीरियो सेंटर जो होता है उसके लिए चारों ग्रुप्स जो हैं अलग अलग होने चाहिए, लेकिन जो एक्सियल कायरलिटी है, स्टीरियो एक्सिस जिसे हम कहते हैं, उसके लिए बहुत कम डिफरेंसेस होने चाहिए टू शो इन अ मॉलिक्यूल फॉर बीइंग कायरल। यदि हम स्टीरियो सेंटर को रिप्लेस कर दें एक लीनियर ग्रुपिंग से, सी सी या सी डबल बॉन्ड सी से, तो हम ये मान सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रॉन है वो एक कार्बन पे जो बन रहा था अब दो कार्बन पे है, तो वो इलोंगेट हो गया। इसका मतलब वो एक्सटेंड हो गया अलोंग द एक्सिस। ऑन फर्दर इलोंगेशन हम देख सकते हैं कि जो स्टीरियो सेंटर है उससे कायरल एक्सिस प्रोड्यूस हो गई है, और यहाँ कायरल कंडीशंस जो हैं वो लेस स्ट्रिंजेंट, मतलब सिंपल होंगी एज़ कम्पेयर टू आर रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो जो एक्सटेंडेड टेट्राहेड्रॉन है वो कायरल कब होगा, जब दोनों एंड्स पे दो डिफरेंट लिगेंड्स जुड़े हुए होंगे। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने टेट्राहेड्रॉन जो था उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, लंबा कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ग्रुप्स होंगे दे शुड बी डिफरेंट, एंड यहाँ पे जो ग्रुप्स होंगे दे शुड बी डिफरेंट, यानी W शुड नॉट बी इक्वल टू X। आप देख सकते हैं इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बन रही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास एलीन है। एलीन का मतलब जहाँ पे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे। तो आप देख सकते हैं ये A और ये B दोनों डिफरेंट है, और यहाँ पे भी A और B दोनों डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की कंडीशंस होंगी कि एक आपका जो मॉलिक्यूल है जिसमें एक डबल बॉन्ड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक जो है वो आपका प्लेन में हो जाएगा, यानी दो प्लेन्स होंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और इसकी जस्ट ये मिरर इमेज बन रही है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एक्सियल कायरलिटी। तो एलीन्स जो हैं, यहाँ पे एक्सियल कायरलिटी कब सर्वाइव करेगी, कि जब आपका A जो है वो B के इक्वल नहीं होगा, यानी A शुड नॉट बी इक्वल टू B। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। देखिए, जो एलीन्स हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है CAB, C डबल बॉन्ड CAB। इनके अंदर एक C2 एक्सिस होती है, लेकिन यदि 3-4 ऑफ द एंड ग्रुप्स जो हैं यदि अनलाइक हो जाए तो C2 एक्सिस भी खत्म हो जाती है। कहने का मतलब है यदि AB सिस्टम होगा तो यहाँ पे C2 एक्सिस लाई करेगी, लेकिन यदि AB की जगह यहाँ पे WXYZ हो गया तो यहाँ C2 एक्सिस भी खत्म हो जाएगी, और मॉलिक्यूल जो है वो टोटली एसिमेट्रिक हो जाएगा, यानी उसमें C1 पॉइंट ग्रुप ही होगा। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है, ये दिस इज कॉल्ड अ एलीन, ये सब्स्टिट्यूशन है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल लिया है जिसमें मेरे दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो ये आपका A कायरल होगा, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले कंडीशन बताई है कि A शुड नॉट बी इक्वल टू B। इसी तरह से हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें चारों ग्रुप्स अलग हैं, तो ये किरैल भी है और एसिमेट्रिक भी है। जबकि पहला वाला मॉलिक्यूल था इसमें ये किरैल था लेकिन एसिमेट्रिक नहीं था, यानी H और CH3 यानी चारों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट नहीं है, इसलिए हम उसको किरैल कहते हैं, बट एसिमेट्रिक नहीं है। बट इस केस में चारों ग्रुप्स अलग हो गए हैं तो ये एसिमेट्रिक हो गया है। इसको मैंने देखिए क्यूब में रख के बताया है कैसे हम इसकी ओरिएंटेशन होगी। ये C डबल बॉन्ड C, ये आपका बिलो द प्लेन और ये आपका अबव द प्लेन, ये आपका इन प्लेन है, यानी ये जो प्लेन है ये हमारा है और ये आउट ऑफ द प्लेन जा रहे हैं, एक आगे है और एक पीछे है। देखिए ये दो प्लेन्स अभी मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो ये आपका प्लेन है और ये आपका ऑर्थोगोनल प्लेन, यानी दोनों प्लेन्स जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कहने का मतलब है जो दोनों प्लेन्स हैं पाई बॉन्ड्स के जो अटैच्ड सेंट्रल कार्बन एटम से, ये ऑर्थोगोनल होने चाहिए, और जो ग्रुप्स अटैच्ड होंगे वो एक प्लेन में लाए होंगे राइट एंगल्स पे टू द प्लेन ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड, एंड जिसकी वजह से ये कायरल हो जाएगा। यानी ये प्लेन आपका AB है, दूसरा प्लेन जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एक जो आपका एटम है वो बिलो द प्लेन रहेगा और एक एटम जो है वो आपका अबव द प्लेन रहेगा। अब आप देख सकते हैं फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एलीन जो है उसमें दो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होती है, ओके, लेकिन जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो जाते हैं तो ये कायरल हो जाता है। यानी ओरिजिनली यदि एलीन की बात करें तो ये A कायरल है। A कायरल क्यों है, क्योंकि एक तो C2 एक्सिस तो है ही, साथ ही इसके पास दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, बट इन केस जब इस पर सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हो जाते हैं तो ये कायरल बन जाता है। इसी तरह से हम बात करें क्यूमुलेटेड
बॉन्डिंग की, जहाँ पे क्यूमुलेंस की हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो क्यूमुलेटेड जो आपके कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं वो आपकी EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से हैं, ये दोनों प्लेन मैच कर गए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, EZ आइसोमेरिज्म होगी। यहाँ पे आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या कायरलिटी, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या कायरलिटी है जो वो नहीं होगी। ओके, तो कंपाउंड्स जो ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स हैं वो EZ दिखाते हैं, जबकि क्यूमुलेटेड बॉन्डिंग सिस्टम जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं और A इज़ नॉट इक्वल टू B, तो वहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलीन्स की, कि नॉमेनक्लेचर ऑफ एलीन्स कैसे किया जाता है। देखिए बहुत सारे अलग अलग राइटर्स के अपने अपने रूल्स हैं, जो मैं आपको रूल बता रही हूँ बहुत ही ईजी है और इससे आपके सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे, सिंपल से सिंपल एंड टिपिकल से टिपिकल। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो नियर ग्रुप्स हैं उनको प्रायोरिटी देनी है आपको फार ग्रुप्स के कंपैरिजन में, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड ग्रुप्स हैं A' और B', उनको आपको नंबरिंग देनी है 1 और 2, और जो वर्टिकली प्लेस्ड ग्रुप्स हैं उनको आपको नंबरिंग देनी है 3 और 4। अब ये नंबरिंग कैसे देनी है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए आपको कैसे करना है इसको, अब हम बात करेंगे। देखिए ये आपका मॉलिक्यूल है, आपको हमेशा ध्यान रखना है एक तो मॉलिक्यूल को वर्टिकल रखना है, वर्टिकल इस तरह से रखना है आपको कि जो प्लेन वाले एटम्स हैं वो अब ऊपर चले जाने चाहिए, ठीक है। जो प्लेन वाले एटम्स हैं वो आपके ऊपर चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उनको पहले सबसे पहले मॉलिक्यूल यदि हॉरिजॉन्टल है तो उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्टिकल करेंगे, खड़ा करेंगे तो ये A' यहाँ आ जाएगा और ये B' यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जब आप इसको स्लाइटली आगे की तरफ लेके आएंगे, मैं कुछ बताती हूँ आपको इस तरह से। देखिए ये कुछ इस तरह से आपका ये है मॉडल है, ओके, ये मॉडल है आपका, ये आपका दिख रहा है आपको, ये A' है येलो वाला और ये B' है जो ऊपर एकदम है, और पीछे जो है आपका ये A है जो पीछे येलो वाला है और B जो है वो आगे वाला है। अब आपको क्या करना है, इसको स्लाइटली आगे लेके आना है, यानी इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका प्लेन वाला था, जो प्लेनर थे वो आगे आ गए हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और जो पीछे वाला था वो ऊपर चला गया है। आप देख सकते हैं, ये मैंने इस तरह से टिल्ट किया तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर चला गया है। तो वो जो पीछे वाला था वो ऊपर चला गया और जो आगे वाला था रेड वाला ये नीचे चला गया। तो कुछ इस तरह से आपका हो गया, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो A' आपका यहाँ आ गया है, B' यहाँ आ गया है, और जो ये पीछे वाला था मैंने आपको बताया मॉडल से, ये ऊपर चला गया है, और जो बोल्ड वाला था जो फ्रंट था वो पीछे चला गया है। उसके बाद आपको नंबरिंग पहले हॉरिजॉन्टल की देनी है फिर वर्टिकल की देनी है। तो इनमें एज पर CIP रूल आपको नंबरिंग देनी है। यदि ये प्रायोरिटी पे है तो 1 नंबर इसको जाएगा, और यदि ये प्रायोरिटी पे तो 1 नंबर इसको जाएगा। तो 1, 2 और फिर इन दोनों में भी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबर देना है, कि ये प्रायोरिटी पे तो 3 नंबर इसको और 4 इसको, यानी CIP रूल्स लगेंगे, बट 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू नंबरिंग नहीं होगी। पहले आपको हॉरिजॉन्टल को नंबरिंग देनी है फिर आपको वर्टिकल को नंबरिंग देनी है। तो पहले आपने 1, 2 इनको दे दिया, फिर 3, 4 दे दिया। अब 1, 2, 3, यदि ये 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज है तो S होगा, और यदि 1, 2, 3 आपका क्लॉकवाइज है तो R होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये मॉलिक्यूल है, पहले मैं इसको वर्टिकल करूँगी तो मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा ये। अब ये मेरा जो है मैं आगे खींचूंगी इसको तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो ये PH आ गया और ये अल्फा C10H7, और ये आपका जो पीछे वाला था ये ऊपर चला गया है, और जो C6H5 है वो नीचे आ गया है। अब आप नंबरिंग कर सकते हैं इन दोनों में। देखिए ये PH है और ये नेफ्थलीन है, ठीक है। तो यहाँ 1 नंबर दिया हमने इसको, और इसको 2 नंबर दिया। इन दोनों में आप देख सकते हैं इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर एज पर CIP रूल्स। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 मतलब हो गया आपका R। तो इस तरह से आप नंबरिंग करेंगे और इस तरह से आपका नॉमेनक्लेचर आ जाएगा। ये सभी एग्जाम्पल्स में एप्लीकेबल है। एक एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले मैं इसको खड़ा करूँगी इस तरह से, तो खड़ा करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड C खड़ा किया तो ये COOH इधर आ गया, ये H इधर आ गया, और ये आपका H और ये आपका COOH। अब आपका जो ये प्लेन वाले हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएंगे, H और ये H, और उसके बाद जो आपका पीछे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, और जो नीचे वाला है ये यहाँ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको नंबर 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया और इसको 4 दिया, यानी 1, 2, 3, तो क्या हो गया ये मेरा R। अब देखिए मेरा आंसर क्या आ रहा है, R। ओके, आई थिंक दिस इज़ क्लियर। इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। यही नॉमेनक्लेचर हेमिस्पाइरन में भी एप्लीकेबल होगा और यही नॉमेनक्लेचर आपका स्पाइरेन में भी एप्लीकेबल होगा।